Hello dear friends, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने सूडो इनर्ट रिएक्शन और उसके बाकी टॉपिक्स के बारे में बात की थी। वहाँ पे एक ही एग्जांपल हमने प्रैक्टिस किया था, बाकी और कुछ एग्जांपल आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बात की थी, पर्टिकुलर जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास गैसियस फेज में हो। तो ये दोनों बात अब हमारी लास्ट लेक्चर में हो चुकी है। इसके रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स करने होंगे बट इन दी लास्ट लेक्चर। अभी थियरी के साथ ही दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने एक आरएनएस इक्वेशन की बात की थी और आरएनएस इक्वेशन की बात की थी इन दैट टॉपिक वेयर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन रेट और रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। और वहां पे दोस्तों हमने ये कैरी किया था दैट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, रेट एंड द रेट कांस्टेंट दोनों इंक्रीज होंगे। और उसके रिलेटेड हमने आरएनएस इक्वेशन की भी बात की थी। चलो अभी दोस्तों एक और टॉपिक पढ़ना है, एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी, उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, उसका कैटालिस्ट के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स की भाषा में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेट अस सी। ये वर्ड एक्टिवेशन एनर्जी पहली बार नहीं, आगे भी हम पढ़ चुके हैं, बट एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, उसके बारे में हमको बात करनी है। सपोज दोस्तों मेरे पास दो रिएक्टेंट है, दिस इज फर्स्ट रिएक्टेंट एंड दिस इज सेकंड रिएक्टेंट। अभी ये दोनों रिएक्टेंट को मिलके ऐसी कोई प्रोडक्ट बनानी है। आई रिपीट, दिस आर रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2। इन दोनों को मिलके कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनानी है। रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2 ये प्रोडक्ट तक पहुंचे उससे पहले बीच में क्या करेंगे, वो इंटरमीडिएट बनाएंगे। सपोज रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2 रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो पहले क्या होगा, मेजोरिटी क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। उसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और उसको अगर दूसरा नाम देना है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दैट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। So reactant first convert into intermediate complex, intermediate product, then convert into final product। अभी दोस्तों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अपना कितनी जल्दी बनता है, उससे रिलेटेड हम ये कह सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। सो फ्रॉम द रिएक्टेंट टू नॉट अ प्रोडक्ट, फ्रॉम द रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एनर्जी के रिलेटेड जितनी एनर्जी कम होगी उतना जल्दी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, और जितना जल्दी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतनी ही जल्दी हमारा प्रोडक्ट होगा। सो अभी आपको पता चला होगा फ्रॉम रिएक्टेंट टू नॉट प्रोडक्ट, फ्रॉम रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नॉन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। हियर यू कैन सी एक्टिवेशन एनर्जी EA, the energy required to form the intermediate called activated complex C। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं, बट उससे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और वी कैन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स C बनाना है। उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इज नॉन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज द डेफिनेशन। अलग इसकी डेफिनेशन करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हुई। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट का एक पोर्शन रहेगा, दैट पोर्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अभी ये पूरा एक्टिवेशन एनर्जी विद वन एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं क्या हो। हियर वी कैन सी वी हैव टू रिएक्टेंट H2 गैस एंड द I2 गैस। H2 gas and I2 gas react with each other and convert into product HI, hydrogen iodide, or we can say hydroiodic acid। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। यू कैन सी सपोज दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, HH, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देन आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। इन जनरल केस हम क्या कहेंगे, यहाँ से जब प्रोडक्ट मिलेगी तब हम ये कहेंगे सर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड बिटवीन आयोडीन ब्रेक होगा, और यहाँ पे नया बॉन्ड जनरेट होगा, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन।
HNI एंड वी विल गेट HI। कितनी बार? 2 बार, ट्वाइस ऑफ HI। बट ये ट्वाइस ऑफ HI बनने से पहले यहाँ पे दोस्तों इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? पहले हम ये कह सकते हैं बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड आयोडीन। यहाँ से दोस्तों स्टार्टिंग हो जाएगा कुछ इस तरह से। क्या स्टार्ट होगा दोस्तों? बराबर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ भी बॉन्ड बिटवीन आयोडीन आयोडीन ये भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। मीनवाइल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन फॉर्मेट होगा, ये भी फॉर्मेट होगा। दिस इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सी, और वी कैन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अभी जितना जल्दी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही जल्दी ये परमानेंट बॉन्ड टूटेगा और ये परमानेंट बॉन्ड बन के HI मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। जितनी जल्दी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना उतनी ही जल्दी हमको प्रोडक्ट मिलेगी। अभी ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के लिए उसको कोई एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। अभी दोस्तों ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम उतना इजी बनेगा। सपोज फिर से वही देखते हैं, दिस आर रिएक्टेंट, दिस आर प्रोडक्ट एंड दिस इज इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट जाने के लिए हमको क्या कहेंगे? चलो भाई पहले अपना फंड निकालो, फंड मीन्स एनर्जी निकालो। एनर्जी मिलेगी तभी हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अभी हमारे जेब में से देना है, फंड देना है, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, इतना चलेगा। हम यही ट्राई करेंगे जितना मिनिमम से काम हो जाए। अगर किसी रिएक्टेंट की रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, बोले 10 रुपए में आपका काम हो जाएगा, जल्दी से दे देंगे। यहाँ पे 10 रुपया इज नॉट एन एनर्जी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। बट कोई रिएक्टेंट की अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो बहुत ही कम एनर्जी देने के साथ वहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड फ्रॉम दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी, दैट एनर्जी इज नथिंग बट दी एक्टिवेशन एनर्जी। चलो ये थियोरेटिकल तो यहाँ पे पूरा समझ में आ गया। इसको जरा हम ट्राई करते हैं फ्रॉम द ग्राफ से हम इसको क्या कर सकते हैं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हमको y एक्सिस पे जो दे रखा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन डायमेंशन है जहाँ पे रिएक्शन आगे। अभी सपोज दोस्तों हमको ये देखना है A इज द प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, एंड B इज द प्रोडक्ट, रिएक्शन इन विच वी विल गेट B फ्रॉम A, where C is the intermediate complex or activated complex। So A से B जानने से पहले बीच में क्या बनेगा? C बनेगा। फ्रॉम हाइड्रोजन H2 to I2 HI बनने से पहले ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा था वहां पे C, और उन सब की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A मीन्स रिएक्टेंट। अगर यही इक्वेशन की बात करें H2I2 की, तो हम ये कह सकते हैं ये H2 और I2 की एनर्जी। अभी H2 और I2 एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना रहे हैं? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। ये कुछ इस तरह से बना था, हमको मालूम। सो ये C इज नथिंग बट द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी हुई? रिएक्टेंट की। ये किसकी हुई? इंटरमीडिएट की। इन दोनों के बीच का जो गैप है, दैट गैप इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट की जो है वहां से दोस्तों इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ये स्लोप नीचे रहा उतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम, उतना रिएक्शन जल्दी होगा। दोस्तों यही चैप्टर में एक टॉपिक आएगा, हमने ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। वो टॉपिक क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो उतनी कम एनर्जी के साथ इंटरमीडिएट और उसके साथ प्रोडक्ट मिला सकते हैं। सो अगर कोई रिएक्शन को फास्ट करनी है, कोई रिएक्शन को जल्दी से निपटानी है, देन हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, हाउ कैन वी डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्टेंट जल्दी होगी। कैटालिस्ट का हम यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, तो कैटालिस्ट का यही काम है। कैटालिस्ट और कुछ नहीं करता, ये जो गैप है ये गैप को कम करता है। यहाँ पे C मिल रहा था, उसकी जगह पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यहीं पे मिल जाएगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी। सो वर्क फंक्शन ऑफ द कैटालिस्ट इज नथिंग बट द डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये चैप्टर में भी थोड़ा बहुत टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलो
ये बात हुई एक्टिवेशन एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, द गैप बिटवीन potential energy of intermediate complex and the reactant, that is EA. You can see activation energy EA is nothing but the potential energy of intermediate complex, potential energy of intermediate complex minus potential energy of reactant, potential energy of reactant. ये जो गैप हुआ, that gap is known as the activation energy. अभी और दोस्तों एक चीज, एक बार हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना, फिर वो डिकम्पोज होकर जल्दी से क्या बनेगा, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पे जो आपको दिख रही है दैट इज दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। बहुत कम केस में दोस्तों ऐसा होगा, यहां से ए शुरू हुआ और यहीं पे बी खत्म हुआ, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो, ऐसा कम केस में देखने को मिलेगा। बट अगर ऐसा पॉसिबल हुआ दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉमन, तो अगर यहाँ पे दोस्तों आप एंथैल्पी चेंजेस काउंट करोगे जो आपने ऑलरेडी थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, सो यू कैन सी एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट बी माइनस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, अगर ये इक्वल है तो वी कैन राइट बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो हम ये नहीं कहेंगे दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बट अभी एक बात ध्यान से देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। ये एग्जांपल आपको जो दिख रहा है वो एग्जांपल किस टाइप का है, मीन टू से एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक कब होगा, एंडोथर्मिक कब होगा? सर जब कोई भी रिएक्शन के साथ एनर्जी जनरेट होती है, अगर नेगेटिव एनर्जी मिलती है, डेल्टा एच नेगेटिव मिला देन एक्सोथर्मिक, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ मीन टू से हमको इम्प्लांट करना पड़ा, तब रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। यहाँ पे आप दोस्तों देखो, ये रेंज यहाँ से शुरू हो गई यहाँ तक, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये अगर आप डेल्टा एच काउंट करो, रफली आप कहीं पे भी देख लो, अगर आप डेल्टा एच काउंट करो तो आप क्या करोगे, एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो जहां पे भी ये ग्राफ में आपको ये देखने को मिले इन कंपैरिजन ऑफ ए, बी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो, तब दोस्तों आपका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ देन वी कैन से दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सपोज इसी तरह का कोई ग्राफ दे रखा है इन विच आपको यहाँ पे जो बी मिला है उससे पहले यहीं पे बी रख दिया, दिस इज द प्रोडक्ट बी। सपोज ऐसा कुछ नहीं है और आपको यहाँ से पता चला दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट बी। सो अब प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, ज्यादा में से कम वैल्यू डिवाइड करेंगे तो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर। और अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो देन वी कैन से दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। सो ये एडिशनल था, ये भी दिमाग में रखना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन potential energy of the reactant, then delta H is negative. If the potential energy of the product is higher than reactant, then delta H is positive. ये दोस्तों एडिशनल था जो आपको दिमाग में रखना है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अभी थोड़ी एक बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है दोस्तों, और प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत क्यों है ये भी हम देखते हैं। सपोज हम ये कहेंगे इन जर्नल कोई भी रिएक्शन पॉसिबल कैसे होगी, यही चैप्टर में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज फ्रैक्शन, और वी कैन से कॉलिजन। सर रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कॉलिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ टक्कर करेंगे, तभी तो चांस होगा एक दूसरे के साथ जुड़े। सो हर बार जब भी रिएक्शन हो, जब भी कॉलिजन हो, वहां पे प्रोडक्ट मिलेगा ये जरूरी नहीं है। सो वी हैव टू लर्न अबाउट प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी विद द एक्टिवेशन एनर्जी ई। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको कंपलसरी याद रखने हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विथ मोर काइनेटिक एनर्जी देन ई रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर आई रिपीट, अगर कहीं पे ये कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन बिटवीन H2 और I2 हो रहा है, बट H2 और I2 ऐसे मतलब लहराते हुए आराम से आ रहा है जैसे दिवाली वेकेशन, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तब प्रोडक्ट बनेगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तब जो वहां पे कॉलिजन होगा, कोलाइड होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो वी कैन राइट द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर विथ मोर काइनेटिक एनर्जी
तब दोस्तों हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी हो कुछ काम की है वहां से प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा सेंटेंस है इससे एकदम अपोजिट, जल्दी से कोलाइड नहीं हो रहे, एकदम इजीली एकदम आराम से हो रहे, तो कॉलिजन ऑफ द मोलेक्यूल विथ लेस काइनेटिक एनर्जी देन EA डू नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट। तब दोस्तों वहां से विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में भी ये हो हम प्रोडक्ट नहीं मिल सके। देन फिर दोस्तों हमको अगर ये एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए तो क्या होगा, तो हमको ये दिमाग में रहना चाहिए, या तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कोलाइड मॉलिक्यूल से ज्यादा हो या तो उसके जितनी हो, तब भी प्रोडक्ट। अगर जो कोलाइड प्रोडक्ट है उसकी खुद की एनर्जी, आई रिपीट, कोलाइड प्रोडक्ट है उसकी खुद की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तब प्रोडक्ट नहीं मिले। मिनिमम कितनी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या फिर उससे कम। सपोज ये जो प्रोडक्ट मिल रही है यहाँ पे मिल रही है और हमको यहाँ तक ही एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये सी का लेवल या तो एक्टिवेशन एनर्जी की लेवल पे होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो प्रोडक्ट नहीं मिल सकती। एंड लास्ट वन, अगर ये प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास एक यूजफुल इक्वेशन है, यूजफुल एनर्जी इक्वेशन है, दैट इज आरएनएस एनर्जी इक्वेशन, जो ऑलरेडी कल हमने देख रखा है। सो मैंने यहाँ पे खाली पॉइंट लिखा है, पॉइंट के साथ पूरा इक्वेशन भी लिखना है। भाई दोस्तों जब कल हम आरएनएस इक्वेशन की बात कर रहे थे तभी साथ में हमने एक एडिशनल टॉपिक देखा और ये बात हुई थी, आपको अभी के लिए याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो इट्स टाइम टू लर्न दैट ग्राफ, दैट पॉइंट। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन रिएक्शन बाय बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ग्राफ। बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ग्राफ से हमको थोड़ा पढ़ना है। ये दो क्वेश्चन जब हम कंबाइन करेंगे तो कल का जो पेंडिंग पोर्शन था, पेंडिंग तो नहीं कह सकते, वहां पे पढ़ा था हमने, बट जो समझ में नहीं आया था वो पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो एक्सप्लेन दी इफेक्ट ऑन रिएक्शन बाय बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ग्राफ। सो यहाँ पे दोस्तों हमको बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ग्राफ के लिए क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट हमको ध्यान में रखना है फ्रैक्शन ऑफ द मोलेक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल इज नथिंग बट दी NE/NT। एंड देन सेकंड चीज हमको जो ध्यान में रखनी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब ये फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल क्या है जरा ध्यान से समझो। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स। सपोज दोस्तों ये कोई कंटेनर है और एक कंटेनर के अंदर कई सारे मोलेक्यूल है। अगर मैं 1 मोल क्वांटिटी लूँ तो भी एवोगैड्रो नंबर जितने हो गए, बट मैं आपको यहाँ पे फॉर द अंडरस्टैंडिंग इतने सारे नहीं दिखा पा रहा हूँ, कम है। अभी ये जितने भी मोलेक्यूल है सभी मोलेक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए उसके पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो टोटल मोलेक्यूल, और ये टोटल मोलेक्यूल है उसमें से अभी जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, सपोज जितने भी मोलेक्यूल को अभी इंडिकेट किया उतने मोलेक्यूल के पास कोई एक फिक्स काइनेटिक एनर्जी है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है, बाकी के स्लो है, बाकी के मोलेक्यूल के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो अभी क्या करना है, दिस इंडिकेटेड पार्टिकल्स जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है उसका टोटल नंबर लेना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। वो जो रेशियो हुआ दैट रेशियो इज मोल फ्रैक्शनल रेशियो, or we can say a fraction of the molecules. So fraction of the molecule is Ne upon Nt, in which what is Ne? Ne is E kinetic energy containing molecules. ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 जितने भी दिख रहे हैं that is Ne, जो हमारी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है उतनी काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Nt टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल और मोल फ्रैक्शन Ne/Nt। अभी दोस्तों हम यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं Ne/Nt डिवाइडेड बाय Ke। अभी Ne/Nt डिवाइडेड बाय वर्सेस काइनेटिक एनर्जी Ke का ग्राफ है दोस्तों। तो स्टार्टिंग में हम ये कहते हैं हमारे पास ये रेशियो बहुत कम है, ये रेशियो इसकी वैल्यू कम है, इट मींस ई कंटेनिंग एनर्जी मॉलिक्यूल कम है और विदाउट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज्यादा है। एट द एंड
यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं Ne/Nt वाले मॉलिक्यूल Ne वाले मॉलिक्यूल कम, Nt वाले ज्यादा है। और जहां पे ये हाईएस्ट पीक मिल रहा है, हाईएस्ट पीक मिल रहा है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं Ne/Nt मैक्सिमम मिल रहा है। आई मीन टू से मैक्सिमम केस में Ne है और मिनिमम केस में Nt। ये समझ में आना चाहिए। अभी यही ग्राफ का यूज करके थोड़ा कल का जो पोर्शन था पर्टिकुलर पोर्शन और क्लियर करने की ट्राई करते हैं। बट बिफोर दिस जल्दी से हम यहाँ पर रिवीजन दे लेते हैं। व्हाट इज Ne/Nt, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Ne इज लाइक जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है उतनी ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और Nt इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ग्राफ में देखिए शुरुआत में ग्राफ नीचे मिलेगा, इट मीन्स Ne कम है, लास्ट में भी नीचे मिला, इट मीन्स Ne कम है। जहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम हमको पीक मिल रहा है वहां पे Ne/Nt, Ne मैक्सिमम है और Nt मिनिमम है। और यहाँ पे दोस्तों हम ये लिख सकते हैं दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का ग्रुप जमा हो रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल Ne/Nt एंड टेम्परेचर इज एक्सप्लेन बाय बोल्ट्जमैन मैक्सवेल। कल यही बात हुई थी ना। तो सर ये तो पॉइंट हम कल पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़ ही लिया था that rate of the reaction or rate constant is increase with increase in temperature in most of the reaction। ज्यादातर रिएक्शन में यही होगा। बट अगर उसको वहां पे जो पढ़ा था उसको एकदम ठीक से पढ़ना है अभी, तो अभी ये ग्राफ हमारे लिए इजी हो गया। क्यों इजी हुआ? अभी हमको ये मालूम है व्हाट इज Ne/Nt एंड काइनेटिक एनर्जी। तब हमको काइनेटिक एनर्जी मालूम था, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हमको मालूम नहीं था। सो फ्रैक्शन, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जगह पे एग्जैक्ट वर्ड रहेगा फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अभी दोस्तों जो पहला ग्राफ में इंडिकेट कर रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। ये कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर पे ये ग्राफ देख रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारा मैक्सिमम ग्राफ हुआ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी फैक्टर। अगर और यहां से दोस्तों यहां तक फाइनली हम प्रोडक्ट तक पहुंच गए। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सपोज T टेम्परेचर था T+10 केल्विन और डिग्री सेल्सियस करता हूं, तो आप देख सकते हो हमने कल यही पढ़ा था, ये थोड़ा राइट साइड चला जाएगा, टुवर्ड्स राइट साइड। सो आपको दिख रहा है क्लियरली ये राइट साइड जा रहा है। और यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है ना दैट इज मैक्सिमम। इससे क्या होगा? फ्रैक्शन की बात हुई थी, जितना ज्यादा फ्रैक्शन उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। सो ये जो पॉइंट्स, ये जो मार्क आपको दिख रहा है ये वो मार्क है जितने मॉलिक्यूल पहले से ज्यादा मॉलिक्यूल इतने फ्रैक्शन में अभी ज्वाइंट हो रहे हैं। क्लियर है? जितने ऑलरेडी फ्रैक्शन मॉलिक्यूल थे एट T टेम्परेचर उतने तो है, बट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो हमने अभी मार्क किया उतने मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। इट मीन्स टोटल फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल बढ़े तो प्रोबेबली वहां से प्रोडक्ट भी ज्यादा ही मिलेगी, जल्दी मिलेगी, सॉरी। तो हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट पर हम पहुंच रहे थे वहीं पे पहुंच जाएंगे बट कम टाइम में। क्लियर? सो ये ग्राफ दोस्तों कल भी हुआ था, इसकी बात आज भी हुई। थोड़े पॉइंट यहाँ पे है जो मैं आपको खाली ओरली याद करवा रहा हूँ, लिख नहीं रहा। हमने ये पढ़ा था इन मोस्ट ऑफ द केस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? विद द इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन नियर अबाउट डबल हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। अभी दोस्तों हम इसके साथ थोड़ा काम करेंगे। ये तो हमने देख लिया डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बट यहाँ पे दोस्तों मेरे को कोई रिएक्शन थोड़ी फास्ट करनी है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जल्दी जाना है, तो मेरे को यही करना है, ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करानी है। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कब होगी? जब मैं वहां पे कोई सूटेबल कैटालिस्ट ऐड कर दूंगा। तो कैटालिस्ट का यही काम है टू डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली रिएक्शन जल्दी ही होगी। सो कैटालिस्ट की इफेक्ट क्या होती है वो देखेंगे। अभी दोस्तों उसके अलावा जो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन था, आर्हेनियस इक्वेशन बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं। ऐसे तो सम हो सकते, एग्जाम्पल ही थे फॉर द बोर्ड एग्जाम।
बट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर वो कट ऑफ सिलेबस में, बट फिर भी हमको देखना पड़ेगा। पहले हम ये देखेंगे वो पूरा सम किस तरह से होगा, तो उसके बाद हम बात करेंगे उसके डायरेक्ट एमसीक्यू कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ से दोस्तों पर्टिकुलर ये टॉपिक के सभी एग्जाम्पल मैं नहीं करवाऊंगा, आपके ऊपर भी कई सारे छोड़ने वाला हूँ बिकॉज ऑफ बोर्ड सिलेबस कट, बट सिमिलर टॉपिक के एमसीक्यू तो हो गए। सो ये दो काम अभी हमको करने हैं। पहले आरएनएस इक्वेशन को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन इफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट। ओके फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस, लेट अस सी यहाँ से न्यूमेरिकल के ऊपर कैसे जा सकते हैं। सो न्यूमेरिकल के लिए दोस्तों हमको आरएनएस इक्वेशन में थोड़ा कन्वर्जन करना, थोड़ा चेंजेस करना है, लेट अस सी, और थोड़ा एमसीक्यू पैटर्न के लिए भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन विद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और वी कैन से एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ आरएनएस इक्वेशन एंड सेट इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस की भी हमको यहाँ पे बात करनी है। तो दोस्तों हम पहले तो उसके लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट डाउन द आरएनएस इक्वेशन दैट वी ऑलरेडी नो। K is equal to A into e raised to minus EA upon RT. So the equation of corresponding relation between rate of chemical reaction and the temperature is given by RNS, which is like this: K is equal to A into e raised to minus EA upon RT. अभी दोस्तों जैसे हमने कल किया था, रिपीट कर रहे हैं दोनों साइड लो। अगर हम यहाँ पे लोगरिथम ले तो हम क्या लिख सकते हैं, ln K is equal to ln A minus EA अपॉन RT। इस तरह से दोस्तों हम कुछ लिख सकते हैं, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। दोस्तों ठीक से यहाँ पे देखो तो हमको एक ग्राफ प्लॉट करने की क्वांटिटी यहाँ पे मिल रही है। अगर इसको मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ, इफ आई एम कंपेयरिंग दिस विद दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो क्या होगा, लेट अस सी। तो यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, EA अपॉन RT। इसको मैं क्या कर रहा हूं, EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T, इस तरह से लिख सकता हूं। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो अब ठीक से देखो दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्चुअली ln k, y इज इक्वल टू ln k, m इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R, x इज इक्वल टू 1 अपॉन T एंड c इज इक्वल टू ln A। अगर इसको आपने लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हो, जैसे हमने कल किया था, मैं फिर से लिख रहा हूं, तो दोस्तों कुछ इस तरह से था। ln K की जगह पे हमारे पास था log K, ln A की जगह पे हमारे पास था log A, माइनस EA अपॉन R की जगह पे हमारे पास था EA अपॉन 2.303R इंटू 1 अपॉन T, तो भी हो जाएगा log K इज इक्वल टू y माइनस EA अपॉन 2.303R इज इक्वल टू m, 1 अपॉन T इज इक्वल टू x एंड c इज इक्वल टू log A। दोनों केस में चलेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y वर्सेस x, सिमिलर ln K वर्सेस 1 अपॉन T और log K वर्सेस 1 अपॉन T। मैं यहाँ पे दोस्तों थोड़ी जगह एडजस्ट करते हुए आपको ये वो ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ। तो ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, ठीक से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों y इज इक्वल टू ln K, सो वी कैन राइट ln K ओवर हियर। x इज इक्वल टू 1 अपॉन T, सो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन T। सो वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ वर्सेस ln K वर्सेस 1 अपॉन T, ln K वर्सेस 1 अपॉन T और log K वर्सेस 1 अपॉन T। अभी दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, व्हाट इज द इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, हमको मालूम था c इज द इंटरसेप्ट, हियर c इज इक्वल टू ln A। तो जो भी दोस्तों वैल्यू मिलती है, वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट, आई रिपीट, वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट इज ln A। और यहाँ पे जो स्लोप मिलने वाला है, दैट स्लोप इज m इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R। अगर यहाँ पे दोस्तों R की बात करो तो R तो नॉन वैल्यू है। ऐसे तो दोस्तों जब भी इक्वेशन लिखिए, यहाँ पे पूरी इक्वेशन की पूरी जितने भी पैरामीटर है उसके बारे में बात करनी होगी, व्हाट इज K, व्हाट इज A, व्हाट इज EA, R एंड T, बट ऑलरेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमको मालूम ही है R इज द गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है।
So with the help of slope and R we can calculate activation energy EA. जो भी इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट वी कैन कैलकुलेट ln A. डिफरेंस एक ही रहेगा दोस्तों, अगर ln की जगह पे यहाँ पे log K होता तो जो हमको ln A मिल रहा है ln A शुड बी log A, और यहाँ पे जो स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R मिल रहा है वहां पे होगा माइनस EA अपॉन 2.303 R. सो ये हुआ हमारा RNS इक्वेशन और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अभी कोई आपको पूछे कैलकुलेशन ऑफ दी EA एंड A, आप EA कैसे कैलकुलेट कर पाओगे और A कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? सो हम ये कह सकते हैं वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ स्लोप. सपोज यहाँ पे आपको स्लोप की XYZ जो भी वैल्यू मिली इनटू R माइनस EA, बोथ साइड अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, सो वी कैन राइट स्लोप इन माइनस स्लोप इनटू R इज इक्वल टू EA. So with the help of slope and R, with the help of slope and R, we can calculate EA. With the help of intercept, or we can say with the help of intercept, we can calculate EA. यहाँ पे intercept की जो भी वैल्यू हो, XYZ is equal to ln A, or we can write XYZ is equal to 2.303 log A. ln को log में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको दोस्तों आप सॉल्व आउट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A also. सो अगर आपको कोई पूछे हाउ कैन वी कैलकुलेट द EA एंड A, वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एंड RNS फैक्टर, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी फैक्टर फ्रॉम द ग्राफ. ओके, अभी दोस्तों अकॉर्डिंग टू RNS इक्वेशन कुछ फैक्ट है. फर्स्ट इज माइनस EA इज एंटी प्रोपोर्शनल टू T. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम, और वी कैन से जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम उतना टेम्परेचर, और वाइस वर्सा. K प्रोपोर्शनल टू T, और वी कैन से रेट प्रोपोर्शनल टू T. इट मींस कल ही हमने बात की थी इन द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर ज्यादा इट मींस रेट ज्यादा, टेम्परेचर कम इट मींस रेट कम इन द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन. K और रेट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी. सिंपल मतलब है, जब एक्टिवेशन एनर्जी पढ़े थे तभी मैंने बताया था जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम उतनी जल्दी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी और उतनी ही जल्दी उसमें से मेन प्रोडक्ट मिलेगी. सो एक्टिवेशन एनर्जी कम रेट ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रेट कम, ये भी क्लियर है. तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके रिलेटेड MCQ आएंगे आपके दिमाग में. अभी दोस्तों जो पहले के सिलेबस की बात करें, ये साल के पहले की बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से जनरली आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती थी, उसके लिए एक इक्वेशन हमको डिराइव करना है. बट फॉर दिस ईयर एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम उतना ही इम्पोर्टेंस है. तो देखते कैसे होगी. एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी is determined on the base of RNS equation. RNS इक्वेशन की हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिराइव कर सकते हैं? सर यहाँ पे हो गया एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिराइव करना है, वही मेथड 2 में मैंने यहाँ से लिखा. फिर से ये मेथड 2 हुई. मेथड 1 एक और मेथड भी है हमारे पास, देखते हैं क्या है. सपोज दोस्तों एट द टाइम टेम्परेचर T1, at the temperature T1 rate constant is K1. At the temperature T1 rate constant is K1. At the temperature T2 rate constant is K2. अगर T1 K1 and T2 K2 इनके रिलेशन में मेरे को इक्वेशन लिखना है, RNS इक्वेशन, तो मैं लिख सकता हूँ K1 is equal to ln K1 is equal to ln A minus EA upon RT1. अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना है तो आप ये भी लिख सकते हो log K1 is equal to log A minus EA upon RT1. बट ln भी चलेगा, लिखने में हमको जगह कम पड़ेगी. ओके, सो ln K2 is equal to ln A minus EA upon RT2. ये दोनों इक्वेशन और कुछ नहीं है, RNS इक्वेशन का लॉगरिथम फॉर्म है जो हमने लिख दिया. अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ln K2 माइनस ln K1
इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे वैल्यू क्या थी, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, ये होगा। माइनस करना है, माइनस एल एन ए माइनस माइनस प्लस ई ए अपॉन आर टी वन, ऐसा कुछ होगा। अभी प्लस एल एन ए माइनस एल एन ए कैंसिल कर दो, log x माइनस log y, और वी कैन से ln x माइनस ln y इज इक्वल टू ln x अपॉन y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों ठीक से देखो, हम अगर इसको फिर से लिखे तो हम लिख सकते हैं ई ए अपॉन आर टी वन, प्लस वाली साइन में आगे लिख रहा हूँ, माइनस वाली पीछे, तो कुछ इस तरह से मिलेगा ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन निकल सकता है, लेट अस सी। अगर यहां से ई ए अपॉन आर कॉमन निकाले तो हम लिख सकते हैं एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर कॉमन, क्या बचा, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ये हुआ इक्वेशन। एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू, के टू अपॉन के वन क्यों हुआ, के टू माइनस के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस टी टू। अभी मैं ये एल एन को लॉग में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 लॉग, यही इक्वेशन को लिख सकते हैं इन दी प्लेस ऑफ एल एन 2.303 लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस टी टू। फिर मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू की बोथ साइड में 2.303 से डिवाइड करूँ। एल एन के टू अपॉन के वन क्या था, 2.303 log के टू अपॉन के वन, उसको मैं 2.303 से ही डिवाइड करता हूँ, तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा log के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू, दोनों साइड डिवाइड करेंगे ना, 2.303 लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ, तो यहाँ पे तो कोई 2.303 था ही नहीं, सो एज इट इज रहेगा ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू क्या हुआ, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। अगर इसको और भी सिंप्लीफाइड करना है तो एक स्टेप आगे लिख सकते हैं, वी कैन राइट log के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टी टू इंटू वन माइनस वन इंटू टी वन, तो हम लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन इंटू टी टू, टी वन इंटू टी टू, दैट इज द इक्वेशन। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही हेल्पफुल एग्जांपल होगा। अगर आपके पास वैल्यू है के वन के टू की, आपके पास वैल्यू है टी वन टी टू की, देन यू कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ई विच इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन यही था, एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इतना ही नहीं, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा भी और बहुत कुछ कर सकते हैं। K2 फाइंड आउट कर सकते हैं, K1 फाइंड आउट कर सकते हैं, या T1 और T2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कई सारे MCQ हम कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल भी कैलकुलेट करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों ये फॉर्मूला, ये पूरा कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये मेथड 2 थी, मेथड 1 थी, मेथड 2 ये रही फ्रॉम दिस ग्राफ। आपको कुछ नहीं करना है, ln k वर्सेस 1/t और वी कैन से log k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है। और वो ग्राफ में आपका जो भी स्लोप रहेगा, with the help of slope and with the help of r you can calculate activation energy, सिंपल। जल्दी से दोस्तों ये पूरे डिराइव इक्वेशन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट K1, T2 रेट कांस्टेंट K2, सो वी विल राइट टू इक्वेशन ln K1 is equal to ln A minus EA upon RT1, ln K2 is equal to ln A minus EA upon RT2। अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, K2 माइनस K1, ln K2 माइनस ln K1 is equal to ln A माइनस EA upon RT2 माइनस ln A माइनस माइनस प्लस EA upon RT1, ln A प्लस माइनस कैंसल, प्लस EA upon RT1 माइनस EA upon RT2 is equal to ln X माइनस ln Y is equal to ln X upon Y, K2 upon K1।
ई ए अपॉन आर को कॉमन निकाले, देन वी कैन राइट एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दे और फिर दोनों साइड 2.303 से डिवाइड करे तो राइट हैंड साइड का 2.303 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का, और उसके साथ हमको इक्वेशन मिलेगा log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। अभी और कुछ ना करो, T2 इंटू 1 T1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2 कर दो, ये आपका इक्वेशन होगा। ध्यान में रखना है, ये बात तो पहले हो चुकी है। अभी दोस्तों इसके रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है हम लास्ट में करेंगे, जैसे हमारी बात। सो थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करें। व्हाट इज द कैटालिस्ट एंड व्हाट इज द इनहिबिटर्स। कैटालिस्ट क्या है और इनहिबिटर्स क्या है, आई रिपीट, कैटालिस्ट क्या है और इनहिबिटर्स क्या है। तो उसके लिए दोस्तों हमको थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ पे पीछे, मतलब यहाँ पे बोर्ड के पीछे नहीं जाना है। इन दी सरफेस केमिस्ट्री हमने वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ लिया है। व्हाट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऐसा कंटेंट है जो रेट ऑफ रिएक्शन और किसी भी रिएक्शन का टाइम डिक्रीज करेगा, इट मीन्स उसका रेट इंक्रीज करेगा, दैट इज कैटालिस्ट। और उसके साथ दोस्तों और एक चीज थी इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स ऐसी क्वांटिटी, ऐसा मटेरियल है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के बजाय क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी नहीं लिखी है कैटालिस्ट की, यस आपको मिल जाएगी वो अलग बात है, बट कैटालिस्ट की डेफिनेशन भी अब लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज कैटालिस्ट, रिपीट, कैटालिस्ट इज कंटेंट which is increase the rate of reaction or we can say which is decrease the total time of the reaction. Suppose there is one reaction KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को, आई रिपीट, अगर पोटेशियम क्लोराइड का डिग्रेडेशन करना है और उसको कन्वर्ट करना है O2 प्लस KCl में, इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट भी ये रिएक्शन होगी बट रेट ऑफ रिएक्शन एकदम स्लो होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे MnO2 एज ए कैटालिस्ट रख दे तो जल्दी से हमको KCl प्लस O2 मिलेगा। कई सारे बच्चे को ये होगा सर ये एग्जांपल आगे आ चुका है और तब ये बात हुई थी जब हम मेकिंग ऑफ O2 पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन बना रहे थे, और तभी बताया था दोस्तों ये सिमिलर इक्वेशन कई बार आएगा। फिर सरफेस केमिस्ट्री में भी आया था, अभी यहाँ पे भी है। सो इक्वेशन अभी दिमाग में एकदम ठीक से बैठ गया होगा। इनहिबिटर्स, उसका काम क्या है, अपोजिट टू कैटालिस्ट, when the added substance reduce the rate of reaction is called inhibitor। तो क्या कर रहा है, कैटालिस्ट से नेगेटिव वर्क कर रहा है, उसको हम इनहिबिटर बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज, एक वर्ड आपको लिखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है, कई सारे बच्चे भूल करते हैं। तो वर्ड कैटालिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इनहिबिटर्स, क्लियर है, यहाँ पे गलती होनी चाहिए नहीं। जो वर्ड कैटालिस्ट है वो इनहिबिटर की जगह पे हम यूज नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे करते हैं, नहीं होने चाहिए। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले एक ग्राफ पढ़ा था, मैं जल्दी से उसको याद कर, यहाँ पे था रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑन दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और ग्राफ कुछ इस तरह से था, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक था एक्टिवेशन एनर्जी। हमने पढ़ा था फ्रॉम दी रिएक्टेंट ए वी विल गेट रिएक्टेंट बी, प्रोडक्ट बी, बट बीच में क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सी जनरेट होगा। दोस्तों यहाँ से ऊपर तक ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी बैरियर इज नथिंग बट दी एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट का एक्चुअल वर्क फंक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल वर्क फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट और कुछ नहीं करता, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के बीच का जो बड़ा गैप है, कैटालिस्ट क्या करेगा, वो गैप को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, जिससे जल्दी से इंटरमीडिएट बनेगा और इसकी मदद से जल्दी से प्रोडक्ट। तो दिस ग्राफ इज इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, एक कैटालिस्ट के एब्सेंस में। अगर यहाँ पे हम कोई कैटालिस्ट रख दे, सुटेबल कैटालिस्ट, तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट हमारी रिएक्शन को इस तरह से। सो दिस इज न्यू एक्टिवेशन एनर्जी। न्यू एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिवेशन एनर्जी, जो पहले थी उससे तो कम है। आई मीन टू से कैटालिस्ट यही करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, जिससे जल्दी से इंटरमीडिएट बनेगा, जिससे जल्दी से प्रोडक्ट मिलेगी, दैट इज दी
वर्क फंक्शन ऑफ द कैटालिस्ट। अभी दोस्तों इसके साथ कैटालिस्ट के कुछ एग्जांपल्स चाहिए। सर कोई दिक्कत नहीं है, वी विल गेट फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट। मेरे को कैटालिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, सर वो भी हमने ऑलरेडी सरफेस में पढ़ ली। तो यहाँ पे अलग से दे रखी है, एक बार लिस्ट आउट कर लेंगे, बट उसको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं, इट मीन्स ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, बट हम जानते हैं। तो थोड़ी बात कर ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटालिस्ट। किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटालिस्ट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। A very less quantity of the catalyst is also able to increase the rate of the reaction। और कई सारे रिएक्टेंट का एक साथ में वो रेट इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करनी है, आई मीन टू से स्टार्ट करनी है, टू इनिशिएट द रिएक्शन, आई रिपीट, टू इनिशिएट द रिएक्शन सॉरी, हमको कैटालिस्ट चाहिए ऐसा नहीं है। कैटालिस्ट एक्सेलरेट करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन स्टार्ट होगी ये हम नहीं कह सकते, बट कोई रिएक्शन है और स्लो चल रही है, अगर सुटेबल कैटालिस्ट, कोई भी कैटालिस्ट कोई भी रिएक्शन के लिए नहीं, दैट इज स्पेसिफिक रिएक्शन, अगर सुटेबल कैटालिस्ट वहां पे अभी प्रेजेंट होता है, जो रिएक्शन हो रही है बट स्लो हो रही है, उसको एक्सेलरेट करेगा, जल्दी से वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। उसके अलावा रिएक्शन आगे क्यों बढ़ती है? कैटालिस्ट कैन डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिस्ट से एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके, और कई सारी ऐसी भी रिएक्शन है जहां पे एक से ज्यादा कैटालिस्ट यूज हो सकते हैं। कई सारे ऐसे कैटालिस्ट है जो एक से ज्यादा रिएक्शन के लिए यूजफुल है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है या फिर लेस नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव कर सकता है, जिससे रिएक्शन आगे बढ़े। अगर केमिकल कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट नियर अबाउट 1 है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकता है, जिससे रिएक्शन आगे बढ़े। दैट ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटालिस्ट व्हिच वी ऑलरेडी नो। अभी दोस्तों थियोरिकल पोर्शन में वो भी एडिशनली रहेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है, जल्दी से उसको कवर करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इन अवर लास्ट लेक्चर हम जितने भी एग्जाम्पल्स बाकी है उस सबको एक साथ में कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फाइनली इट्स टाइम टू लर्न अबाउट कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी क्या है उसको एकदम बेसिक समझना है, एकदम बेस से तो हम क्या कह सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कब होंगे? सर पहले तो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के साथ, आई रिपीट, कोलाइड होने के साथ वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, एंड फ्रॉम द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमको प्रोडक्ट मिलेगी। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के लिए एक दूसरे से कोलाइड होना, एक दूसरे के साथ अटैक करना जरूरी है। दैट इज ऑल अबाउट कोलिजन थियरी, क्लियर है। सो कोलिजन थियरी में दोस्तों जो फर्स्ट पोर्शन है थोड़ा हमको एक्सेप्ट करने में अच्छा नहीं लगेगा, सर ऐसे भी होगा, बट यस वी हैव टू एक्सेप्ट इट टू अंडरस्टैंड दिस थियरी। According to this theory, this collision theory, the reactant molecule are assumed to be hard spares। Suppose हम किसी gaseous product की रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर assume करें रिएक्शन ऑफ द gases, और वहां पे मैं ये बता रहा हूँ आपके जो gaseous रिएक्टेंट है उसको हार्ड स्पेयर, स्पेयर मीन्स गोला assume करना, बट हार्ड है, सॉलिड है, तो सर ये तो कैसे एक्सेप्ट करें? वही चीज मैंने पहले बताई, इसको assume करना है, एक्सेप्ट। जो हमारे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट स्पेयर, दे आर हार्ड स्पेयर, एक दूसरे के साथ टक्कर ले सके। रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू ऑकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। रिएक्शन कभी आगे बढ़ेगी जब ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करे, एक दूसरे के साथ टक्कर करे। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द कोलिजन थियरी, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड को आपको ज्यादातर केस में कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड ए बी ऐसा लिखा मिले। एक्चुअली कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड, बट जेड ए बी इसलिए लिखा जाता है दोस्तों, टू गिव द एग्जांपल, आपको इस तरह का एग्जांपल दिया जाएगा दैट रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी कोलाइड विथ ईच अदर, दैट्स व्हाई जेड ए बी, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड per unit volume of the reaction mixer is known as a collision frequency।
हमको यूनिट वॉल्यूम फिक्स कर दे, दिस इज द यूनिट वॉल्यूम फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन। इन दिस यूनिट वॉल्यूम के अंदर दोस्तों पर सेकंड कितनी कोलिजन, कितने कोलाइड्स हो गए, कितने कोलिजन हो रहे, दैट नंबर ऑफ कोलिजन इज नथिंग बट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड और जेड ए बी। जेड ए बी इसलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे ए टाइप और बी टाइप के रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं। आगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड ए बी एंड रिएक्शन प्रोबेबिलिटी। जेड ए बी तो पता चला, अभी उसके रिलेशन हम किससे कर रहे हैं, reaction probability. Suppose there is one reaction in which reactant A and reactant B react with each other, or in the language of collision theory, collide with each other and give the product P. For this product P, what is the reaction probability? Rate of reaction is ZAB into E raised to EA upon minus EA upon RT. सर ये तो कहीं पे देखा हुआ है, रेट कांस्टेंट K is equal to A into E raised to EA upon RT, that is Arrhenius equation. Yes, Arrhenius equation के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड है। बट यहाँ पे दोस्तों ZAB लिखा है, दैट ZAB इज नथिंग बट दी कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितनी ज्यादा टक्कर होगी, उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। सो ZAB इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। हमको ये अज्यूम करना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, किसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड द रिएक्टेंट बी। अभी इसको दोस्तों आरएनएस इक्वेशन के साथ रिलेट करो, इसका रिलेशन आरएनएस इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे जो जेड ए बी दिख रहा है, इन दी आरएनएस इक्वेशन हमारे पास ए था, तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जो हमारा आरएनएस फ्रीक्वेंसी ए थी, दैट आरएनएस फ्रीक्वेंसी ए इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, और वी कैन से कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ जेड ए बी। ठीक है, चलो ये रिलेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों एक चीज दिमाग में रखनी है, सपोज जितने भी कोलिजन होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन, सभी कोलिजन में हमको प्रोडक्ट मिलेगी, ये कंपलसरी है। सपोज कोई सिंपल मॉलिक्यूल है, simple molecule A and simple molecule B collide with each other and give product C, ये होगा जब सिंपल हो गए। बट सपोज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉम्प्लिकेटेड, तब जितनी कोलिजन होगी वो सभी बार हमको प्रोडक्ट मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अबव इक्वेशन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फेयरली accurately for the reaction that involve atomic species or simple molecules। या तो एटॉमिक स्पीसीज है या फिर सिंपल मोलेक्यूल्स है, तब हम ये कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज यूजफुल। बट फॉर द कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल, कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल में दोस्तों जितनी भी कोलिजन होगी हर बार प्रोडक्ट बनेगा, ये जरूरी नहीं है। सपोज देयर इज वन कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट ए एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट बी, इन दोनों के बीच में 100 टक्कर हो रही है, 100 बार टाइम्स क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। सो ये 100 बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ये जरूरी नहीं है, ना भी हो। तो फिर सर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको चाहिए नॉट ओनली कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन्स। सपोज नॉट ओनली कोलिजन बट इफेक्टिव कोलिजन्स। आई विल गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल। रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी कोलाइड विथ ईच अदर, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पे दोस्तों एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, बट द काइनेटिक एनर्जी इज वेरी मच स्लोअर। सफिशिएंट एनर्जी नहीं है जो एक दूसरे के साथ कोलाइड होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, वेरी लो एनर्जी। तो मे बी ये कोलिजन इफेक्टिव ना भी हो, एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत टक्कर और अलग हो जाए, बिकॉज ऑफ लो काइनेटिक एनर्जी। सपोज काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट बट देयर इज नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। I am going to give you example. This is reactant A, reactant B. They collide with very much givable kinetic energy. ये काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है, बट फिर भी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, बिकॉज ओरिएंटेशन रॉन्ग है। यही ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ। सो अगर रिएक्टेंट मोलेक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए तो उसका कन्वर्जेशन प्रोडक्ट में होगा,
ये हर बार कंपलसरी नहीं है। जो भी कोलिजन हो रहे हैं, इन दैट कोलिजन अगर प्रॉपर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है और प्रॉपर सफिशिएंट ओरिएंटेशन है, तभी दोस्तों हमारा काम आगे बढ़ता है। सी इफेक्टिव कोलिजन अभी आपको पता चल ही गया होगा। देखो यहाँ पे अगर 100 टाइम्स कोलाइड हो रहे हैं और उसमें से हमको 20 टाइम्स ही प्रोडक्ट मिल रही है, सो बाकी के 80 टाइम्स जो भी कोलिजन हुए थे वो ऑर्डिनरी कोलिजन थे, बट 20 टाइम्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट कोलिजन्स आर इफेक्टिव कोलिजन। सो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आफ्टर कोलिजन, सो इसको एक्चुअल में लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट आफ्टर इफेक्टिव कोलिजन। कब प्रोडक्ट मिलेगी? कोलिजन से नहीं मिलेगी, बट इफेक्टिव कोलिजन से मिलेगी। बट उसके लिए 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? उसमें से 2 तो मैंने बता दिए। फर्स्ट, प्रॉपर ओरिएंटेशन। सेकंड, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। थर्ड, वो दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए। वो दोनों रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए। आप सोडियम मोलेक्यूल को, सोडियम मेटल मोलेक्यूल को पोटेशियम मेटल मोलेक्यूल के साथ कितनी भी एनर्जी के साथ कोलाइड करो, कितने भी प्रॉपर ओरिएंटेशन में करो, हमको सोडियम पोटेमाइड और पोटेशियम सोडामाइड ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। ठीक है। सो पहली चीज, रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए। सेकंड चीज, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। द थर्ड वन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। तभी दोस्तों इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो ये इक्वेशन में कुछ घपला है, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि जितनी भी रिएक्शन हम करेंगे उनमें से ज्यादातर केस में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने वाले हैं। तो ज्यादातर केस में वहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगी, तो ज्यादातर केस में ये इक्वेशन में कुछ गलती आएगी। तो इक्वेशन में हमको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा जिससे कि ये इक्वेशन यूजेबल हो। उसमें दोस्तों हमको ऐड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी और वी कैन से स्टेरिक फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, दैट इज P, कैपिटल P। To account for the effective collision, the steric factor P is introduced. P को introduce किया गया। It takes into account the fact that in a collision theory, molecule must be properly oriented. तो आगे बात हो चुकी। ऐड क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये इक्वेशन में यहाँ पे P ऐड कर देना है। That is equal to ZAB into E raised to minus EA upon RT की जगह पे हम क्या लिखेंगे? That is equal to P into ZAB into E raised to minus EA upon RT, where P is the steric factor और probability factor। P ऐड होने से दोस्तों कैलकुलेशन में क्या होगा? यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट इस तरह से होगा, अभी उतना ही आंसर हमको मिलने वाला है जितनी इफेक्टिव कोलिजन है। टोटल कोलिजन से नहीं, इफेक्टिव कोलिजन के रिलेटेड ही हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा। सो P इज द स्टेरिक फैक्टर और वी कैन से प्रोबेबिलिटी फैक्टर, याद रखना। अभी जो बात कर रहे थे प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक्चुअली द नीड ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन इज देयर और नॉट। वो एक एग्जांपल हमने हिंदी मुहावरा है, बहुत बार सुना है, सर चप्पू अगर कद्दू पे गिर जाए या कद्दू चप्पू पे गिर जाए, दोनों में कद्दू ही कटेगा। बट अगर वो कद्दू हो तो, अगर उसकी जगह पे और कोई मटेरियल हो तो, सपोज डायमंड हो तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमको प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। सो क्या होगा? एक्सप्लेन दैट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, आई रिपीट, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू अकर प्रॉपर ओरिएंटेशन मस्ट बी रिक्वायर। प्रॉपर ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट है और है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो हम कह सकते हैं ओनली प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन तो चाहिए, उसके साथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। एडिशनल था, यहाँ पे पढ़ा था, फिर से रिवीजन हुआ। विद द एग्जांपल हम ये देखने जा रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन इज एक्चुअली नीडेड और नॉट। यू कैन सी, सपोज वी हैव CH3Br, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दैट इज नथिंग बट द CH3Br। CH3Br इज नथिंग बट द ब्रोमोमीथेन। रिएक्शन ऑफ ब्रोमोमीथेन विद OH माइनस, Br माइनस को रिप्लेस करना है, वी विल गेट CH3OH, दैट इज मिथेनॉल, दैट इज मिथेनॉल। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखो क्या, ये दोनों की रिएक्शन हो रही है। सपोज ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे है Br और यहाँ पे OH ऐड होने को ट्राई करना, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कार्बन के साथ
हाइड्रोजन 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 और Br, और यहां से OH ऐड होने की प्रिपरेशन। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, स्लोली ब्रोमीन यहां से निकलने की प्रिपरेशन करेगा। एट द सेम टाइम फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन OH अंदर जाने की ट्राई करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ब्रोमीन निकलेगा सामने OH मिलेगा, टक्कर होगी। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक निकलेगा तो पीछे से दूसरा आएगा। यू कैन सी यहाँ से ब्रोमीन का निकलना और OH का अंदर देन एक साथ होगा। दिस इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद हमको प्रोडक्ट मिलेगी इन विच वी कैन राइट लाइक दिस, हाइड्रोजन 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 एंड इसको हम ये बोल सकते हैं दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड दिस इज नॉट अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन था तभी तो हमारा काम। अभी दोस्तों और एक सिंपल बेसिक एग्जांपल के साथ ट्राई करते हैं। सपोज कोई क्लास में बेंच के ऊपर आप 3 स्टूडेंट बैठे हो और इतनी ही जगह है, जल्दी से क्विक 3 में से 3 ही रहने चाहिए, बट एक स्टूडेंट को चेंज करना है एकदम क्विक इन अ माइक्रो सेकंड और इन अ सेकंड। सो क्या करना पड़ेगा, एक साइड से एक स्टूडेंट निकलेगा और जल्दी से दूसरी ओर से दूसरा स्टूडेंट चला जाएगा। अगर क्विकली ये काम, हाँ आराम से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक निकलेगा जगह पड़ेगी दूसरा आएगा, बट जल्दी से करना तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा, एक डायरेक्शन से एक स्टूडेंट निकलेगा, अपोजिट डायरेक्शन से दूसरा घुस जाएगा, काम वहां पे कंप्लीट हो जाएगा फॉर अ फास्ट रिएक्शंस। टू डन दैट फास्ट रिएक्शन प्रॉपर ओरिएंटेशन इज मस्ट नीडेड। क्लियर है? सो दोस्तों ये ओरिएंटेशन, सफिशिएंट एनर्जी की भी बात होगी, कोलिजन की भी बात होगी, इफेक्टिव कोलिजन की भी बात हुई, स्टेरिक फैक्टर भी हमने पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी पढ़ा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रिएक्शन प्रोबेबिलिटी भी हुई। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने एक साथ बहुत सारे कंसेप्ट किए। अभी दोस्तों थियोरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एंडेड हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम वहां पे सारे न्यूमेरिकल एक साथ करने वाले हैं, और मेंटल प्रिपरेशन आपको ये रखनी है, एक साथ बहुत सारे बहुत अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे। सो प्लीज मेंटल प्रिपरेशन आपको उतनी रखनी है। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।